बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और लिमिट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पर बात की थी। आज हम कंटिन्यूटी पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। A complex function f is continuous at a point z naught if limit z approaches z naught f of z is equal to f z naught. कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे की डेफिनेशन क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ z की z naught पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू z naught पर। यानी जो एग्जैक्ट वैल्यू है z naught पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, वो और जो लिमिटिंग वैल्यू है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसके अलावा ये क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट भी गिवन है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो इसको देखते हैं। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस होल्ड। ये कंडीशन इसी की तरह, ये कंटिन्यूटी क्राइटेरिया भी इसी की तरह ही है, लेकिन ये पॉइंट वाइज 3 पॉइंट्स में उसको डिफाइन करता है। तो पहले स्टेटमेंट वही है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूअस होगा पॉइंट जेड नॉट पर अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, इस वैल्यू पर कोई लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन है एफ इज़ डिफाइंड एट जेड नॉट। फंक्शन एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी जिस पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करना है, फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है, कंटिन्यूटी कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पर फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे। लेफ्ट साइड से लिमिट, राइट साइड से, एक्स एक्सेस से यानी रियल एक्सेस से या इमेजनरी एक्सेस से लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, यानी एफ जेड नॉट होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास उस पॉइंट पे होनी चाहिए। और तीसरा है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड बराबर हो एफ ऑफ जेड नॉट, यानी जो वैल्यू पहले पॉइंट से हासिल होगी और जो दूसरे पॉइंट से एफ जेड नॉट एफ में पुट करके, तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। अब ये तीसरी कंडीशन देखें तो ये तीसरी कंडीशन एग्जैक्टली इस कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कंडीशन की तरह ही है। जस्ट ये 3 पॉइंट्स में आसानी के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो चेक वेदर एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस 2 इज कंटिन्यूअस एट जेड नॉट इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। इस फंक्शन की जेड नॉट पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखते हैं इसको। टू चेक द कंटिन्यूटी वी मस्ट फाइंड लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड। हमें क्या फाइंड करना होगा? लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड एंड एफ जेड नॉट या एफ इज डिफाइंड एट जेड नॉट, फंक्शन की वैल्यू जेड नॉट पर। देन चेक टू सी वेदर दीज कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आर इक्वल। वही बात फिर हम देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो इसको देखते हैं यहाँ पर। लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू 1 माइनस आयोटा, वही लिमिट की वैल्यू z नॉट की 1 माइनस आयोटा z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 2 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा पुट कर देंगे लिमिटिंग वैल्यू z नॉट की जगह। ये होगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा, फिर z की जगह 1 माइनस आयोटा प्लस 2। तो अब इस स्क्वायर को ओपन करें, ए माइनस बी और स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, तो ये ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 माइनस 2 ए और बी 1 आयोटा, तो सिर्फ 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो माइनस आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर देखें ये 1 माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा सम होगा, दोनों माइनस के हैं तो सम होंगे, तो माइनस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और फिर लास्ट में 2। तो ये -1 और -1 -2 हो जाएंगे और ये +2 है, तो ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी बचेगा 1 -3 आयोटा। तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू क्या आई है एफ ऑफ जेड की?
वन माइनस थ्री आयोटा। अब हम देखेंगे कि फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू कुछ इस तरह लिखेंगे हम। अब इसमें हम लिमिट नहीं लिखते, बल्कि डायरेक्ट एफ ऑफ जेड नाट इक्वल टू एफ जेड नाट वन माइनस आयोटा। तो पुट किया, तो उसी तरह हमारे पास बनेगा वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा वन माइनस आयोटा प्लस टू। पहले इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू। उसी तरह वन माइनस टू आयोटा और माइनस आयोटा माइनस थ्री आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन और लास्ट में टू। तो ये तीनों टर्म्स फिर कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा वन माइनस थ्री आयोटा। सो इन दोनों को आप देखें तो ये वाली लिमिट लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नाट एफ ऑफ जेड बराबर है एफ जेड नाट के। ये दोनों आपस में बराबर हैं, वन माइनस थ्री आयोटा और वन माइनस थ्री आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आयोटा जेड प्लस टू इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट जेड नाट इक्वल टू वन माइनस आयोटा। ये क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वाली कंडीशन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ जेड जेड नाट पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अभी हमने कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ी है, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात होगी। तो इसमें एक थ्योरम है, suppose that f of z equal to uxy plus iota vxy and z naught equal to x naught plus iota y naught. Then the complex function f is continuous at the point z naught if and only if both real functions u and v are continuous at the point x naught y naught. किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि जी यू और वी की फॉर्म में गिवन है, यू डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वाई पर, वी भी एक्स वाई पर, कब कंटिन्यूस होगा पॉइंट जेड नॉट पर? जब यू पार्ट यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग-अलग इस पॉइंट पर जेड नॉट पॉइंट पर कंटिन्यूस हों। यानी इसमें रियल पार्ट को अलग से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और इमेजिनरी पार्ट की अलग से। अगर वो दोनों कंटिन्यूस हों तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ जेड जेड नॉट पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज कंटिन्यूस ऑन सी। इसमें अब कौन डोमेन क्या है या किस रीजन में हमें चेक करनी है फंक्शन की कंटिन्यूटी? टोटल कॉम्प्लेक्स प्लान, तमाम सी कॉम्प्लेक्स प्लान पर हमने चेक करना है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार कंटिन्यूस है या नहीं। तो ये हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की सूरत में चेक करेंगे बाय यूजिंग अबव थ्योरम। ये ऊपर वाला थ्योरम इस्तेमाल करते हुए एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का बार। जब बार लेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई का तो वो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आयोटा वाई इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस है एट जेड नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट इफ बोथ यू एक्स वाई क्या है? ये पहले वाला रियल पार्ट एक्स एंड वी एक्स वाई इमेजनरी पार्ट आयोटा के बगैर लिखेंगे माइनस वाई। अगर ये दोनों आर कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट, अगर ये दोनों इस पॉइंट पर अलग-अलग कंटिन्यूस हों तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ जेड जो कि जेड बार है वो भी कंटिन्यूस होगा। बिकॉज यू एंड वी आर टू वेरिएबल पोलिनोमियल फंक्शंस, क्योंकि यू और वी दोनों टू वेरिएबल पोलिनोमियल फंक्शन है। देखें पोलिनोमियल फंक्शन है, इसकी कोई पावर है वन एक्स की और वाई की भी कोई पावर है वन, और ये दोनों अनडिफाइंड कहीं भी नहीं है, हर जगह इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और पोलिनोमियल फंक्शन वैसे भी कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता, हर जगह इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दिस एम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स नाट, वो आ जाएगी एक्स नाट, क्योंकि एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स नाट की, जेड नाट इक्वल टू एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट। तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स नाट की एक्स नाट यहाँ पर पुट हो जाएगी। इसी तरह लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट वी एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई नाट, यहाँ पर वाई की जगह वाई की लिमिटिंग वैल्यू पुट हो जाएगी तो हो जाएगा वाई नाट। दिस implies that u and v are continuous at x naught and y naught। इसका मतलब हुआ कि u और v दोनों कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि वो पोलिनोमियल फंक्शन है तो वो दोनों कंटिन्यूअस हैं इस पॉइंट पर x naught y naught पॉइंट पर, एंड देयरफॉर f is continuous at z naught equal to x naught plus iota y naught।
दोनों अलग-अलग कंटिन्यूअस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस थ्योरम के मुताबिक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा x नॉट y नॉट पॉइंट पर बाय यानी z नॉट पॉइंट पर बाय अबव थ्योरम सिंस z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस आयोटा y नॉट वाज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। यहाँ पर हमने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिए या कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं लिया, बल्कि जनरल पॉइंट है z नॉट। x नॉट की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, y नॉट की जगह भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉम्प्लेक्स प्लान से। Was an arbitrary point, we conclude that the function f of z equal to z bar is continuous on C। अगर ये तमाम पॉइंट्स के लिए यानी एक जनरल पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो जाता है ये थ्योरम कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, और ये जनरल पॉइंट है, किसी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर या मुकम्मल कॉम्प्लेक्स प्लान के ऊपर कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने कंटिन्यूटी चेक की है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार की। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस। अब हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों कंटिन्यूअस अगर हों एट पॉइंट जेड नॉट, किसी पॉइंट जेड नॉट के ऊपर, देन द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द पॉइंट जेड नॉट। तो जेड नॉट पर इन दोनों के कंटिन्यूअस होने की वजह से ये चार फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे। अब ये चार फंक्शन क्या हैं, इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले सी एफ। सी ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, सी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कांस्टेंट। तो अगर फंक्शन f कंटिन्यूअस है तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल भी कंटिन्यूअस होगा। f कंटिन्यूअस है z नॉट पर, तो सी एफ भी कंटिन्यूअस होगा z नॉट पर। उसके बाद दूसरा है, अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं तो दोनों का सम f प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा और f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा। किस पॉइंट पर? z नॉट पॉइंट पर। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है f डॉट z या f मल्टीप्लाई z। f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी z नॉट पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और लास्ट में चौथी प्रॉपर्टी है f डिवाइड बाय g प्रोवाइडेड g z नॉट इज नॉन जीरो। अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं z नॉट पॉइंट पर तो f डिवाइड बाय g भी कंटिन्यूअस होगा z नॉट पॉइंट पर, लेकिन इसके साथ ये कंडीशन है कि जी जेड नॉट नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो के बराबर ना हो। ये क्यों कंडीशन ज़रूरी है? क्योंकि अगर डिवाइड में ये वाली टर्म ज़ीरो के बराबर हो गई तो हमारे पास बन जाएगा f बाय ज़ीरो, या f की जगह कोई भी वैल्यू हो तो नॉन ज़ीरो, वैल्यू बाय ज़ीरो तो ये क्या बन जाएगा? अनडिफाइन। तो इन्फिनिटी आ जाए तो फिर तो हम नहीं कह सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए ये देखना है कि जी जेड नॉट ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो टर्म होनी चाहिए। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हों तो उनसे ये चार बनने वाले फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लान। तमाम पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं मुकम्मल कॉम्प्लेक्स प्लान के ऊपर। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफाइन होते हैं, इनकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से ये कंटिन्यूअस होंगे मुकम्मल कॉम्प्लेक्स प्लान पर। रियल पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं और इसी तरह कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शंस की। तो कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शंस क्या है? रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन देयर डोमेन्स। रैशनल फंक्शंस अपनी डोमेन पर कंटिन्यूअस होते हैं, यानी किस पॉइंट पर या किस जगह पर? वो जगह या वो रीजन जहाँ पर रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो वो तमाम पॉइंट्स उस मुकम्मल डोमेन के अंदर रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। यानी कोई भी रीजन आप ले लें, कोई भी डोमेन ले लें कॉम्प्लेक्स प्लान के अंदर जिसमें डिनोमिनेटर रैशनल फंक्शन का नॉन ज़ीरो है, अगर नॉन ज़ीरो होगा तो रैशनल फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। फिर नेक्स्ट है ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो ब्रांच की डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर उसके बाद ब्रांच कट के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रांच क्या है? ए ब्रांच ऑफ ए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कैपिटल F इज ए फंक्शन f1 दैट is continuous on some domain and that assigns exactly one of the multiple values of f to each point z in that domain। ब्रांच क्या है?
जब हमारे पास एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन हो, मल्टीपल वैल्यूड का मतलब किसी एक पॉइंट z के लिए या z इन द डोमेन, किसी डोमेन में से आप कोई पॉइंट z उठाएं तो उस पर फंक्शन की मल्टीपल वैल्यूज़ आएँ या फंक्शन मल्टीपल पॉइंट्स दे, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। कैपिटल F यहाँ पर कैपिटल F से डिनोट किया है। तो ब्रांच क्या करती है? ब्रांच से क्या है कि ब्रांच मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में को सिंगल वैल्यूड कर लेता है, उसमें से एक फंक्शन उठा लेता है जिसको हम f1 कह देते हैं, और ये अब सिंगल वैल्यूड होता है कि डोमेन में से कोई भी z पॉइंट आप लेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट उसका जवाब आएगा। तो उन तमाम उस डोमेन से बनने वाला तमाम रीजन जो है उसको हम फंक्शन f1 कह देते हैं, और ये f1 फिर कंटिन्यूस हो जाता है ऑन सम डोमेन, यानी इस डोमेन पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है एंड असाइंस एग्जैक्टली वन ऑफ द मल्टीपल वैल्यूज, और मल्टीपल फंक्शन की मल्टीपल वैल्यूज में से सिर्फ एक वैल्यू f1 को असाइन होती है। तो ब्रांच क्या होती है कि जब आपके पास एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन हो f, तो उसको कंटिन्यूस बनाने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन लिया जाता है और उसके ज़रिए हम z डोमेन में से जो भी z लेंगे उस पर फंक्शन f1 को कंटिन्यूस कर देते हैं, या फंक्शन f1 जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है। मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी तो वो फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब ब्रांच के बाद ब्रांच कट क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड है। ब्रांच कट फॉर ए ब्रांच, ये ब्रांच f1 के लिए ब्रांच कट क्या होगी? f1 of multiple valued function f is a portion of the curve that is excluded from the domain of f so that f1 is continuous on the remaining points। ब्रांच कट क्या है? क्योंकि f1 मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है तो उसको सिंगल वैल्यूड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक पोर्शन या रीजन या आप कर्व समझ लें या एक लाइन मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन में से निकाल लेते हैं। जब वो एक्सक्लूड कर लेते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास पोर्शन कंटिन्यूस बन जाता है और सिंगल वैल्यूड बन जाता है, तो उसको हम ब्रांच f1 कह देते हैं। तो ब्रांच कट असल में क्या करती है, ये एक लाइन होती है या कर्व होती है जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन f को सिंगल वैल्यूड ब्रांच f1 में कन्वर्ट कर देती है। तो इसको अब हम एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास फंक्शन है f of z इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z। नेचुरल लॉग ऑफ z मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, तो इसको देखते हैं कि इसको हम सिंगल वैल्यूड कैसे कर सकते हैं या इसके ऊपर ब्रांच कट कैसे डिफाइन की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ z। पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? z पोलर फॉर्म में होगा r e⁻ आयोटा थीटा। z की जगह हम पोलर फॉर्म में लिख लिया z को। तो अब ये प्रोडक्ट में है, r और e की आयोटा थीटा प्रोडक्ट में है, तो नेचुरल लॉग या लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग दोनों वैल्यूज़ को अलहदा-अलहदा कर लेते हैं और दरमियान में हम प्लस लगाते हैं अगर वो वैल्यूज़ प्रोडक्ट में हो। तो e की आयोटा थीटा इस तरह लिख लेंगे। अब फिर r क्या है? r हम जानते हैं कि मोड ऑफ z होता है। रेडियस यहाँ पर क्या होगा? मोड ऑफ z। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ r की जगह z मोड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e की बार आयोटा थीटा, पावर लॉग की वजह से सामने लिख सकते हैं, तो आयोटा थीटा और फिर आगे नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के बराबर होता है, इसलिए ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस आयोटा थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस आयोटा थीटा को हम आर्गूमेंट भी लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z। थीटा असल में आर्गूमेंट ऑफ z ही होता है, यानी z का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से z कितना एंगल बनाता है। अब यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग ऑफ z है, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, तो अगर हम इसको ऐसे ग्राफ के ऊपर ड्रा करें, एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको देखें, रियल और इमेजिनरी प्लेन के ऊपर, तो ये x होगा, ये आयोटा वाई प्लेन साइड। तो इसके ऊपर हम जब एक दफ़ा एंगल कंप्लीट कर लेंगे 2 पाई, उसके बाद 2 पाई से ऊपर फिर जब एंगल कंप्लीट करेंगे तो वो फंक्शन की मल्टीपल वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आर्गूमेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि वो कितना होगा। आर्गूमेंट
टू पाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर टू पाई से ज़्यादा होगा तो जो जिस तरह के अगर मैं एक चक्कर कंप्लीट करके इधर 90 पे आ जाऊं, तो ये एक जो पहले 90 की वैल्यू है और दूसरी यानी पहले जो पाई बाय टू की वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो टू पाई प्लस पाई बाय टू है, ये दो वैल्यूज़ हो जाएंगी फंक्शन की, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। एक ही फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ सेट की आउटपुट दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक पाई बाय टू पर, एक टू पाई प्लस पाई बाय टू यानी 5 पाई बाय टू पर। इसी तरह हर पॉइंट पे रिपीट होने शुरू हो जाएगी वैल्यू। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्रांच कट डिफाइन कर लेते हैं। ब्रांच कट का मतलब हम टू पाई के रीजन में से कुछ जगह एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे अगर यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर दें, ज़ीरो को, z इक्वल टू ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दें, तो जहाँ से एंगल शुरू होगा, या थीटा इक्वल टू ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दें तो एंगल यहाँ से शुरू होगा, ज़ीरो के बाद 1 2 3 और ये 362 पाई तक जाएगा। लेकिन ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस बीच में शामिल नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि फंक्शन की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ज़ीरो पर जो वैल्यू थी थीटा ज़ीरो पर और थीटा 2 पाई पर, वो रिपीट नहीं होगी। और फिर ना ही हम 2 पाई से आगे जाएंगे, फिर नेक्स्ट यानी डिग्री नेक्स्ट एंगल कंप्लीट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर बात यह है कि क्या हम सिर्फ इधर ही ब्रांच कट डिफाइन कर सकते हैं, या दरमियान में भी कहीं कर सकते हैं, या वाई एक्सिस पर कर सकते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, डाउनवर्ड। तो हम कहीं भी ब्रांच कट डिफाइन कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि एंगल को टू पाई से ज़्यादा नहीं होने देना। तो आपकी मर्जी, इधर ब्रांच कट डिफाइन करें, इस तरफ डिफाइन करें, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या इधर सेंटर में भी कहीं ब्रांच कट डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक केस होता है कि जहाँ पर हम ब्रांच कट सिर्फ इस तरफ डिफाइन करते हैं, सिर्फ इस एक्सिस पर ब्रांच कट डिफाइन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रिंसिपल ब्रांच कट कहते हैं, और उससे बनने वाली ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इधर ब्रांच कट को डिफाइन करेंगे तो यहाँ से जब एंगल शुरू होगा, एंगल यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक आएगा, तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इसको हम मेजर करेंगे पाई में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं एंगल। और फिर इधर से हम डाउनवर्ड नीचे से आकर इधर एंगल मेजर करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? माइनस पाई, क्योंकि डाउन क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लिया जाता है। तो इस ब्रांच के ऊपर आप देखें तो एंगल पाई से या माइनस पाई से पाई के बीच में है। और जब आर्गुमेंट ऑफ जेड हमने शुरू में बात की थी कि पाई और माइनस पाई के बीच में आ जाए, जिसमें माइनस पाई इंक्लूड ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और इसको कैपिटल ARG से लिखते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इफ़, इसको इस तरह लिख लेते हैं कि इफ़ माइनस पाई इज लेस देन कैपिटल ARG ऑफ z which is less than equal to pi, then branch is called principal branch of नेचुरल लॉग ऑफ z। तो ये वही बात है कि हम ब्रांच किसी भी तरफ डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम ब्रांच नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिफाइन करेंगे, ओरिजिन से नेगेटिव एक्सिस पे, तो तब हमारे पास जो एंगल बनेगा वो माइनस पाई से पाई के बीच में बनेगा, या आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस पाई से पाई के बीच में बनेगा। तो उससे बनने वाले ब्रांच को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच। इफ माइनस पाई लेस देन argument of z is less than pi, then branch is called principal branch of natural log of z. तो negative x axis is the branch cut of natural log of x। तो इस तरह हम किसी भी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर ब्रांच कट डिफाइन कर सकते हैं। मोस्टली ब्रांच कट नेचुरल लॉग ऑफ z और फंक्शन, इस तरह के फंक्शन z की पावर वाले, z की पावर 1/n where n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस तरह के फंक्शन पर हम ब्रांच कट डिफाइन करते हैं। हर फंक्शन के ऊपर उम्मन ब्रांच कट डिफाइन नहीं होती, क्योंकि हर फंक्शन मल्टीपल वैल्यूड नहीं होता, तो सिर्फ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर ही ब्रांच कट डिफाइन होती है। तो उम्मीद है आपको ये ब्रांच कट और ब्रांच के बारे में समझ आई होगी।
तो आज की वीडियो में बस इधर तक ही पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर हमने पॉलिनोमियल पे बात की है कि तमाम पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लान में। फिर रैशनल फंक्शन की बात की है। उसके बाद आखिर में हमने ब्रांच और ब्रांच कट के बारे में पढ़ा है, और फिर एक एग्जांपल की है नेचुरल लॉग ऑफ जेड पर, और उस पर ब्रांच कट कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने एग्जांपल में देखा है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।